हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाजार में। और आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 167 यानी कि 167 तक रहने वाली है आर्टिकल। और इसमें जो हम बात करेंगे, जो चर्चा होने वाली है वो राज्य के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारा जो केंद्र है वो पूरा खत्म कर दिया है हमने पिछली क्लास में। आपका कंप्लीट केंद्र की संसद है आपकी, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो चलेगी ये राज्य की कार्यपालिका से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये विधानसभा, विधान परिषद, ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में आपकी जो है कंप्लीट होती रहेंगी। और ये क्लास जो हमारी यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, होमगार्ड या लेखपाल या अन्य किसी भी वैकेंसी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जिसमें भी जीएस में आपकी पॉलिटी पूछी जाती है, हाई कोर्ट के स्टेनो क्लर्क, आरओ, एआरओ, अन्य एग्जाम जितने भी आप एग्जाम देते हो और वहाँ पे अगर पॉलिटी पूछी जाती है तो आप यहाँ से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये आपकी क्लास दो तरह से आपकी रहती है। पहली जो रहता है इसमें वो थ्योरी रहती है, आर्टिकल के साथ में रहती है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, देखो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मैं इसके साथ में कराता हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी दो तरफा होती रहे। ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे खाली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ लेंगे और वहाँ से अगर आप एग्जाम में देने जाएंगे तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से क्या होता है, आपने तैयार कर लिया, आपने 1000 क्वेश्चन पढ़ लिए, उसमें से ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर 15 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछ रहा है तो 15 के 15 उसमें से आ जाए। हो सकता है 5-6 मिल जाएँ आपको, 7-8 मिल जाएँ, इससे ऊपर नहीं मिल पाते। और जो थ्योरी पढ़ते हैं बच्चे, उनका भी होता है कि थ्योरी तो पढ़ ली उन्होंने, उनको याद सब कुछ रहता है, पर वो क्या होता है जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें कन्फ्यूजन होने लगता है, क्योंकि इतनी सारा कुछ याद करना एक साथ बहुत मुश्किल होता है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको कंबाइन करके दे रखी हैं। यहाँ से आपकी जो तैयारी है उसको धार मिलती है बहुत अच्छी। आप ऑप्शन में कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे। आपको थ्योरी, उसके जो आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें थ्योरी आपकी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। और ये जो है, अगर आपने कहीं से पॉलिटी पढ़ रखी है तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास है, आप रिवीजन के लिए इसको एकदम बेस्ट क्लास मान सकते हैं अपनी पूरी यूट्यूब की। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला आर्टिकल। जो हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा के बारे में कहता है कि राज्य की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 152 में दे रखी है। देखो, आर्टिकल 36 और आर्टिकल जो 12 है वो जो है वो दोनों आर्टिकल अलग हैं। उनका सिस्टम ये है कि आप उनके जो राज्य की परिभाषा है वो एज ए देश के लिए है, लेकिन ये जो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 152 में दे रखी है ये एज ए स्टेट के लिए है। वो सेंट्रल एज ए राज्य माना जाता है, पूरा देश एक राज्य के रूप में माना जाता है वहाँ पे। और ये जो परिभाषा है 152 में, तो ये राज्य यानी कि स्टेट के बारे में बात करती है। जो परिभाषा राज्य के बारे में है, यहाँ पे स्टेट के बारे में बात करती है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये जो हो गया राज्य हो गया, इनकी जो परिभाषा दे रखी है वो आर्टिकल 152 में दे रखी है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। इसमें जो हम थ्योरी देख लेते हैं इसकी, तो इसमें देख लेते हैं अनुच्छेद 152 भारतीय संविधान के भाग 6। इसको आप भाग 6 पढ़ सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे भाग 6 लिख लीजिए। भाग 6 राज्य सरकार की शुरुआत करता है। इसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। मूल संविधान के अनुसार इस भाग में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। देखो, राज्य सरकार की शुरुआत करता है जो आर्टिकल 152 है, भाग 6 में आता है, जो राज्य की परिभाषा है, संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आता है। राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है जो आपका अनुच्छेद 152 है उसके अंतर्गत। संविधान के अनुसार इस भाग में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। जब संविधान को लागू किया गया था, ठीक है, 1949 में, और जब आपका जो है 1949 में 26 नवंबर 1949 को जब आपका संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था तो उस टाइम पे भी, और जब पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तब भी आपके जो संविधान में जम्मू कश्मीर जो है राज्य एज ए भारत में नहीं आता था, उसकी भारत में राज्य में परिभाषा नहीं दी जाती थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्योंकि वहाँ विशेष संविधान प्रावधान लागू थे, क्योंकि इसलिए वो भारत के संविधान में एज ए स्टेट नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पे जो उसकी परिभाषा यहाँ पे नहीं दी गई थी, क्योंकि वहाँ पर विशेष संवैधानिक जो प्रावधान थे वो लागू थे। यह अनुच्छेद आगे आने वाले राज्यों की कार्यपालिका, राज्यपाल और राज्य सरकार से जुड़े प्रावधानों का आधार बनाता है। देखो, इसमें ये कहा गया है कि ये जो अनुच्छेद है आगे आने वाले राज्यों की कार्यपालिका कैसी होती है, वो कैसे कैसे कार्य करते हैं, ठीक है, कैसे मतलब किस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, राज्यपाल के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या उसकी योग्यताएं हैं, क्या क्या उसके प्रावधान है, वो बताता है। राज्य सरकार से जुड़े प्रावधानों का आधार बनाता है। जो राज्य सरकार के जो आधार होते हैं, प्रावधानों के आधार, उनको बनाता है आर्टिकल 152। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका यहाँ पे देखा जाए तो आर्टिकल 152 हो जाता है, जबकि यहाँ से आपके क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं। मैं इसलिए आपको जोर देके कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत कम देखने के लिए मिले हैं। आने वाले टाइम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगर पेपर हार्ड बनाएगा तो वो ऐसे चुनिंदा आर्टिकल पकड़ेगा जहाँ से टीचर आपको नहीं पढ़ाते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। यहाँ से आप पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी। जो आप टीचरों से पढ़ते हैं वो बहुत सारे आर्टिकल छोड़ देते हैं, यहाँ पे आपको एक भी आर्टिकल छूटा हुआ नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों से संबंधित प्रावधान से जुड़ा है? जो भारतीय संविधान है उसका कौन सा भाग है जो राज्यों से संबंधित प्रावधान से जुड़ा है? ठीक है, तो भाग 4 है, यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में लिख देता हूँ, भाग 4, भाग 5, भाग 6 या भाग 7। ठीक है, बी का मतलब होता है 5, इसको आप ध्यान में रखना, और 1 का मतलब होता है 1। अगर इसके आगे एक डंडा लगा है तो ये हो गया 6, और अगर इसके पीछे एक डंडा लगा है, आगे नहीं लगा है, तो ये हो गया 4। इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे कम करने के लिए होता है, और यहाँ पे जो रोमन अंक होते हैं इनमें जो है ये बढ़ाने के लिए होता है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, तो भाग जो 6 है हमारा, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कुछ बच्चों को रोमन अंक समझ में नहीं आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। ठीक है, संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 151 में, 152 में, 153 में, 154 में। तो आपको जैसे पता है कि आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई है। अगला देख लेते हैं, अनुच्छेद 152 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? आर्टिकल जो आपका 152 है वो मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? राज्य की परिभाषा से, राज्यपाल की नियुक्ति से, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से या मुख्यमंत्री से? तो मैं आपको बता दूं, राज्यपाल की जो परिभाषा, राज्य की जो परिभाषा है उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 152 के अंतर्गत, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। अब आता है हमारा जो आता है अनुच्छेद 153, राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं वो आर्टिकल 153 के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका राष्ट्रपति होता है वैसे ही सेम पावर राज्य में राज्यपाल को दी गई है, और आर्टिकल 152 के तहत आपके जो है राज्य में राज्यपाल की बात की गई है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान से अपना जो है रख लेना, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों लगभग सेम होते हैं, पावर लगभग बराबर होती है, कुछ पावरों में अंतर होता है, बाकी सब चीज़ें इनकी बराबर होती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, आर्टिकल 153 में राज्यपाल, जो राज्यों के राज्यपाल होंगे उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे कि राष्ट्रपति होता है वो केंद्र में संवैधानिक प्रमुख होता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, और वह राज्य के केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी माना जाता है। जो राज्य है उसमें जो केंद्र सरकार का जो इन्फ्लुएंस होता है, उसका जो प्रतिनिधि है वो राज्यपाल को माना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना, राज्यपाल को राज्य सरकार में केंद्र का प्रतिनिधि माना जाता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि केंद्र का प्रतिनिधि राज्य में कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, ये आप ऑप्शन में लगा सकते हो। ठीक है, संविधान यह भी अनुमति देता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। देखो अभी पीछे आनंदीबेन पटेल थी, तो वो अपने उत्तर प्रदेश की भी थी, मध्य प्रदेश की भी थी, तो ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी देख लेते हैं आगे। प्रत्येक राज्य में राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? प्रत्येक राज्य में राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखो संवैधानिक प्रमुख की बात की गई तो वो कौन होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, एक ही व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? केवल एक राज्य का, केवल 2 राज्यों का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का, 3 से अधिक राज्यों का। देखो केवल अगर आपसे ये कहे कि एक राज्य का हो सकता है तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत हो गया। केवल 2 राज्यों का हो सकता है, उसकी ऐसे भी नहीं है कि केवल 2 राज्यों का हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल एक हो सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? जो हमारे राज्य हैं उनका जो एक राज्यपाल होगा, इस चीज़ का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 52 में, 153 में, 154 में, 155 में। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि 153 में ये कहा गया कि किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 154 में हमारी जो राज्य है उसकी कार्यपालिका शक्ति जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है। कौन से में? आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है आर्टिकल 154। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसको। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, मतलब राज्यपाल में ही समाहित होती है। ठीक है, राज्यपाल में ही होती है वो। ठीक है, कार्यपालिका की जो शक्ति होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग स्वयं अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से करता है। देखो राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग जो है स्वयं तो नहीं करते, लेकिन जो उनके अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से वो करता है। ठीक है, अपने अधिकारियों के माध्यम से करते हैं, का प्रयोग स्वयं या अपने अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। देखो स्वयं तो वो एकदम से नहीं करते हैं, अधिकारियों की सलाह से ही वो चीज़ें करते हैं। ठीक है, व्यवहार में यह शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग की जाती है। व्यवहार में मतलब अगर आप व्यवहारिक रूप से जाने इस शक्ति के बारे में, तो ये जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो सलाह होती है उसके प्रयोग से, मतलब उसका ही प्रयोग करके यहाँ पे इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सलाह मान के।
तो मैंने आपसे जैसे कहा कि राष्ट्रपति की जो स्वयं की शक्ति हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन उनका जो प्रयोग है वो राज्यपाल जो करते हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करेंगे। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 154 के अनुसार, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? देखो, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है, इसके बारे में बात की गई है। मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, विधानसभा में, उच्च न्यायालय में। तो जैसा कि आपको पता है कि राज्यपाल में होती है, यह अभी पढ़ा है हमने, आगे देख लेते हैं। राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः किसकी सलाह पर करता है? देखो, राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रयोग करेगा वो सामान्यतः किसकी सलाह पर करता है? राष्ट्रपति की, संसद की, मंत्रिपरिषद की, चुनाव आयोग की। तो देखो, राज्य का होता है तो राष्ट्रपति तो नहीं कर सकते, ना संसद कर सकती है, तो कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करेगी, जो राज्य की होगी, ठीक है। क्योंकि केंद्र में भी मंत्री होते हैं, राज्य में भी होते हैं, तो मंत्रिपरिषद तो करेगी, लेकिन कौन सी वाली? राज्य की मंत्रिपरिषद, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 154 में किया गया है। आगे देख लेते हैं, ठीक। अनुच्छेद 155 के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उसके क्या क्या आधार हैं, वो नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, तो इस बारे में आप देख सकते हैं। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षरित, देखो ये दे रखा है इसमें कि हस्ताक्षरित वारंट जो होता है वो एक वारंट जारी करते हैं राज्यपाल के नाम से कि ये जो राज्यपाल हैं हम इनकी नियुक्ति इस राज्य के लिए करते हैं। उनका नाम होगा या उनके जो भी चीज़ें होंगी उनके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। जो हस्ताक्षरित वारंट होता है उसके माध्यम से, ठीक है, के माध्यम से होती है। राज्यपाल की नियुक्ति में केंद्र सरकार की, इसमें देख लेते हैं, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यपाल की नियुक्ति में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है। जो केंद्र सरकार को जिस व्यक्ति को चुन के चाहेगी उस राज्य का राज्यपाल बनाना है, क्योंकि वो केंद्र सरकार यानी कि जो केंद्र सरकार होती है उसका जो होता है वो एक व्यक्ति होता है जो राज्य की सारी जानकारी केंद्र को देता है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ नहीं हो रही है, वो राज्यपाल होता है। तो केंद्र सरकार उसकी नियुक्ति करती है अपने हिसाब से कि भाई ये व्यक्ति यहाँ पे इसको रखेंगे तो ये क्या हमारी बातें मानेगा या नहीं मानेगा। तो ये तरीका है हमारे यहाँ पे राज्यपाल को नियुक्त करने का, ठीक है। अगला देख लेते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या संसद, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन करेंगे हमारे यहाँ पे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन में देख लेना आप कि राष्ट्रपति करते हैं। अगला देख लेते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किस दस्तावेज के माध्यम से होती है? तो जो राष्ट्रपति दस्तावेज जारी करेंगे उस दस्तावेज का क्या नाम है, इसमें ये पूछा गया आपसे। नियुक्ति आदेश, अधिसूचना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षरित वारंट, संसद प्रस्ताव। तो इसमें जो होता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षरित वारंट के माध्यम से जो राज्यपाल होता है उनकी नियुक्ति होती है। आगे देख लेते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है? मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था, जो थ्योरी में पढ़ाया था, आर्टिकल 155 के तहत होती है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखना। आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? आर्टिकल 156 में दे रखा है। आप इस चीज़ को याद कर लेना कि आर्टिकल 156 में क्या आता है? राज्यपाल का कार्यकाल आता है। नियुक्ति कौन से में आती है? 155 में आती है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि इच्छा अनुसार कह सकते हैं आप, ठीक है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहता है, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल पद पर रहेगा। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे कि कल को किसी राज्यपाल को हटाना है तो वो हटा सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति चाहे तो उसे कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी पद से हटा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति अगर चाहें तो राज्यपाल को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? जो सामान्यतः अगर राज्यपाल का कार्यकाल देखा जाए, वैसे तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही होता है, लेकिन अगर सामान्यतः उसका कार्यकाल देखा जाए तो कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष, ठीक है। तो ये होता है आपका 5 वर्ष प्रत्येक का, ठीक है। राज्यपाल अपने पद पर किसके प्रसाद पर्यंत तक रहता है, यानी कि किसकी इच्छा अनुसार रहता है, ठीक है। तो ये रहता है प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार रहता है, मुख्यमंत्री की, राष्ट्रपति की या संसद की? तो आपको पता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रहता है। राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है उसका जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 155, 156, 157, 158। तो आप इसको आराम से लगा सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आपको जो बताया था 156 में कार्यकाल है, 155 में नियुक्ति है राज्यपाल की, ठीक है। ये देख लेना आप याद करके।
157 की बात करते हैं। आर्टिकल जो 157 है उसमें राज्यपाल अपने बनने की योग्यता की बात की गई है। जो राज्यपाल की योग्यता है उसके बारे में बात की गई है, जो राज्यपाल की योग्यताएं हैं। ठीक है, देखो 155 को आप याद करना कि आपका जो एक नियुक्ति दी गई है 155 में दी गई है। उसके बाद में 156 याद करना कि आपका जो राज्यपाल होगा उसका जो कार्यकाल है उसके बारे में बात की गई है। नियुक्ति करने के बाद में वो कार्यकाल देखेंगे अपना। उसके बाद में 157 आता है, उसमें राज्यपाल की जो योग्यता है वो पूछी गई है कि आपकी योग्यता क्या क्या हो सकती है राज्यपाल की बनने के लिए, अगर आपको राज्यपाल बनना है तो उसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये दो जो चीज़ें होती हैं ये लगभग सब में, ये तो भारत का नागरिक होना चाहिए, हर किसी के लिए सेम होती है, लेकिन ये जो आयु का सीमा है ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है, ऐसे ही विधानसभा के लिए 25 वर्ष होती है, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होती है। ये हर किसी की जो क्राइटेरिया वो अलग अलग होता है, तो इसलिए राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु बताई गई है वो 25 वर्ष बताई गई है। अब आपसे कोई प्रधानमंत्री की पूछने लगे तो कितनी हो सकती है, देखो लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, इसलिए उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। ये दो मुख्य संवैधानिक योग्यताएं हैं। ये जो संवैधानिक योग्यता हैं वो दो संवैधानिक योग्यता मुख्यतः हैं, बाकी और भी हैं जो आप जान सकते हैं अलग अलग, लेकिन इन्हीं के बारे में पूछेगा आपसे ज़्यादातर। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष। तो जैसा कि आपको बताया अभी 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति किस देश का नागरिक होना चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए देश को कोई भी व्यक्ति अगर राज्यपाल बनना चाहता है तो वो किस देश का नागरिक हो? नेपाल का, भूटान का, भारत का, श्रीलंका का। ये बहुत साधारण क्वेश्चन होते हैं पर ये कभी कभी कन्फ्यूजन में ला देते हैं बच्चे को, इसलिए मैं आपको ये लगवा देता हूँ। ठीक है, राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यपाल की जो योग्यता की बात की गई है वो कौन से आर्टिकल में की गई है? तो जैसे मैंने आपको बताया 55 में नियुक्ति है, 56 में कार्यकाल है, तो 57 में क्या है उसकी योग्यता पूछी गई है। ठीक है, तो 57 आर्टिकल 157 में। अगला देख लेते हैं 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें। जो शर्तें दी गई हैं वो क्या क्या होनी चाहिए कि वो विधानसभा का सदस्य होगा, लोकसभा का सदस्य होगा, नहीं होगा, इस बारे में बात की गई है, तो इस बारे में हम जान लेते हैं। तो आर्टिकल 158 आता है हमारा, राज्यपाल के पद की शर्तों के बारे में बताता है कि राज्यपाल के पद की जो शर्तें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, आर्टिकल 158 के अनुसार राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई राज्यपाल बनना चाहता है, कोई भी व्यक्ति, तो ना तो वो संसद का सदस्य हो सकता है। ठीक है, आप कहो कि मैं संसद का सदस्य का मतलब ना तो वो लोकसभा का ना राज्यसभा का, वो सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, आप कभी ये सोचो कि हाँ भाई लोकसभा में संसद बैठते हैं, राज्यसभा में लगा सकते हैं, नहीं, राज्यसभा भी नहीं हो सकती। मतलब संसद का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। ऐसे ही राज्य विधानमंडल यानी कि दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, राज्य विधानमंडल का भी सदस्य नहीं हो सकता। यदि नियुक्ति के समय वह सदस्य है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगर वो ऐसा है कि वो किसी भी सदन का सदस्य है कोई व्यक्ति और उसको राज्यपाल बना दिया जाए, या उसकी राज्यपाल की जो राज्यपाल के लिए उसके पद के लिए नियुक्त कर दिया जाए, तो उसकी जो सदस्यता है वो किसी भी सदन का अगर सदस्य है तो उसकी वो सदस्यता खत्म हो जाती है स्वयं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, स्वयं उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला देख लेते हैं, राज्यपाल किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रह सकता। यानी कि अगर कोई लाभ का पद है, लाभ का पद माना जाता है जैसे कि आपकी कोई भी जॉब हो, आप जहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लाभ का पद माना जाता है। जहाँ आप एज ए जॉब के रूप में काम करते हैं तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं, जो वेतन और भत्ते हैं वो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं समेकित निधि से। ठीक है, देख लेते हैं, राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हाँ दोनों सदस्य हो सकते हैं, हाँ दोनों का सदस्य हो सकता है। देखो गलत बात है, दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, केवल संसद का सदस्य हो सकता है, ये भी गलत बात है, यही पढ़ा है हमने अभी। नहीं, किसी का भी सदस्य नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है, किसी का भी सदस्य नहीं हो सकता, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे दे रखा है, राज्यपाल के पद से संबंधित कौन सा कथन सही है? राज्यपाल के पद से संबंधित कौन सा कथन सही है? राज्यपाल किसी अन्य लाभ के पद पर रह सकता है। जो राज्यपाल है वो किसी अन्य लाभ के पद पर रह सकता है। देखो अभी कहा गया था कि लाभ के पद पर वो नहीं रह सकता, तो इसे काट देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसे काट देंगे। राज्यपाल 2 सरकारी पद एक साथ धारण कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखो इसमें थोड़ा छोटा पड़ गई स्क्रीन। राज्यपाल किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रह सकता, बिल्कुल सही बात है, अन्य लाभ के पद पर नहीं रह सकता किसी भी। राज्यपाल किसी निजी संस्था का पद धारण नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी पद धारण नहीं कर सकता वो, कोई भी, अगर कोई निजी भी संस्था है, सरकारी है तब भी या निजी है तब भी, वो लाभ के पद पर नहीं रह सकता। इस चीज़ को आप यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, बच्चे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना। अगला देख लेते हैं,
राज्यपाल के पद की शर्तें किस अनुच्छेद में दी गई हैं? राज्यपाल का जो पद है उसकी जो शर्तें हैं वो किस आर्टिकल में दी गई हैं? 157 में, 158 में, 159 में, 160 में। तो कौन से में दी गई हैं? 158 के अंतर्गत दी गई हैं राज्यपाल के पद की शर्तें। थोड़ा गला ऐसे ही हो रहा है, उस पर थोड़ा कम ध्यान देना आप लोग। इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है राज्यपाल जो आर्टिकल 159 है यानी कि 159, राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञापन, राज्यपाल की जो शपथ होती है, प्रतिज्ञापन होता है, उसके बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 159 में, आर्टिकल 159 के अंतर्गत। 159 के राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञापन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञापन लेता है। देखो, राज्यपाल अपना जब पद ग्रहण करेगा तो उससे पहले शपथ या प्रतिज्ञापन लेता है। यह शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो आपका हाई कोर्ट होता है ना, उसकी बात की जा रही है। उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट। इस बात को आप याद रखना। मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। शपथ में राज्यपाल संविधान की रक्षा और संरक्षण और पालन करने तथा अपने कर्तव्य का निष्ठा से निर्वहन करने की प्रतिज्ञा करता है। यानी कि अगर राज्यपाल अपनी शपथ लेगा तो वो संविधान की रक्षा करने का शपथ लेता है, उसका संरक्षण यानी कि संविधान का ही संरक्षण करने की शपथ लेता है, और संविधान का पालन करेगा जब तक वो उस पद पे रहेगा। उसके बाद में जो करता है वो करे, लेकिन हर व्यक्ति को संविधान का पालन करना चाहिए, इसकी वो शपथ लेता है, ठीक है। और अपने कर्तव्यों को निष्ठा निर्वहन की प्रतिज्ञा करता है। यानी कि अब वो अपना जो कर्तव्य है उसको पूर्ण रूप से सत्यता मतलब निष्ठा होती है, जैसे कि आपको ईमानदारी के साथ वो अपने निभाने की पद को ईमानदारी के साथ निभाएगा। उस पद के जो भी चीज़ें हैं, तो अपनी जो पद का यूज है वो गलत चीज़ों के लिए नहीं करेगा। वो इस बारे में बात की गई है। उसको जो शपथ दिला सकता है वो हाई कोर्ट दिला सकता है, जो उसका मुख्य न्यायाधीश होता है। अगर वो अनुपस्थित हैं तो वरिष्ठ न्यायाधीश, जो सबसे उम्र दराज होते हैं, वो दिला सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को कौन शपथ दिलाएगा? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। तो आपको पता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है। अगला देख लेते हैं। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 58, 59, 60, 61, यानी कि 158, 159, 160, 161। तो आपको पता है 159 में दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राज्यपाल शपथ में किसकी रक्षा और संरक्षण की प्रतिज्ञा करता है? राज्यपाल जो शपथ लेता है उसमें किसकी रक्षा और संरक्षण की प्रतिज्ञा करता है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, संसद की, संविधान की, राज्य सरकार की, कार्यपालिका की। तो वो जो संविधान होता है उसकी रक्षा करने का जो शपथ लेता है वो राज्यपाल लेता है, उसका संरक्षण करने की, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 160 में दिया गया, आर्टिकल 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, यानी कि आकस्मिक, जैसे कि मान लो किसी कारणवश उस पर जो राज्यपाल होते हैं उनके जो है किसी भी तरीके से उनकी कोई दिक्कत आ जाए, तो उस टाइम पे वो आकस्मिक परिस्थिति हो जाती है, जैसे मृत्यु हो जाए, वो पद छोड़ दें, या फिर राज्य में कोई अराजकता फैल जाए, उस टाइम पे जो पद की जो राज्यपाल के कार्य हैं वो क्या होंगे, वो 160 में बताया गया है, ठीक है। आकस्मिक परिस्थितियों में, आकस्मिक यानी कि अचानक से आने वाली कोई भी परिस्थिति, ठीक है। अचानक से घटित होने वाली कोई भी परिस्थिति आकस्मिक परिस्थिति कहलाती है, ठीक है। उस बात के बारे में चर्चा करेंगे, वो हमारी आर्टिकल 160 में है। आर्टिकल 160 में कहता है कि राज्यपाल के जो कार्य हैं आकस्मिक परिस्थिति में वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 160 के अनुसार यदि किसी विशेष, अनुच्छेद 160 के अनुसार यदि किसी विशेष या आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति आवश्यक व्यवस्था कर सकता है ताकि राज्य के प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलते रहें, ठीक है। ऐसा हो कि राज्यपाल आकस्मिक परिस्थिति में अपने कार्य नहीं कर सकते हैं, उन कार्यों को करने में असमर्थ हैं, तो क्या करेगा राष्ट्रपति? एक जो है अपनी जो है एक व्यवस्था बना सकता है, आवश्यक व्यवस्था, और ताकि राज्य के जो प्रशासनिक कार्य हैं वो ना रुकें, सुचारू रूप से चलते रहें। वो आर्टिकल 160 में कहा गया है, ठीक है। आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के जो कार्यों की बात की गई है वो आर्टिकल 160 में की गई है। इस बात को आप अच्छे से याद रखना। राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए आकस्मिक व्यवस्था कौन कर सकता है? आकस्मिक जो परिस्थिति है उसकी व्यवस्था कौन कर सकता है? मुख्यमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय। देखो, नियुक्ति वो करेगा तो राष्ट्रपति ही इसकी सारी चीज़ों को देखेगा अभी तक, ठीक है। आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल कौन सा दे रखा है आपको बताया था मैंने, अभी आपको जो है अभी पता लगा था, मैंने अभी पढ़ाया था जस्ट, ठीक है। 159, 160, 161, 162, ठीक है। मतलब 159, 160, 161, 162। तो आपको पता है 160 में ये बात की गई है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। और अनुच्छेद 160 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आर्टिकल जो 160 है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। राज्यपाल की नियुक्ति से, राज्यपाल की शपथ से, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, और राज्यपाल का वेतन। तो वेतन वगैरह की इसमें बात नहीं की गई है, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के जो कार्य हैं उनकी बात की गई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं।
आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, जो राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है, जैसे राष्ट्रपति की दे रखी है, तो राष्ट्रपति की आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो आती है वो क्षमादान की शक्ति आती है। राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत यानी कि अनुच्छेद 72 के तहत वो क्षमादान की शक्ति प्राप्त करता है, लेकिन जो आपका राज्यपाल है वो आर्टिकल 161 के तहत जो क्षमादान की शक्ति है वो उसमें दी गई हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। आर्टिकल 161 के अनुसार अनुच्छेद 161 में अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमा, दंड, स्थगन यानी कि क्षमादान करने की शक्ति, क्षमा शक्ति, दंड स्थगन यानी कि दंड को रोकने की, दंड की कमी करने की, दंड को कम करने की, यानी कि किसी की सज़ा 5 साल है तो उसको 4 साल कर दिया जाए, ठीक है। दंड की माफ़ी यानी कि पूर्ण रूप से उसे माफ़ भी कर सकते हैं, वो जितना माफ़ी करना चाहें वो कितनी कर सकते हैं, आदि की शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति उन अपराधों के मामलों में प्रयोग की जाती है जो राज्य के कानून के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अगर कोई कानून ऐसा है जो राज्य के अंतर्गत उसने किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और वो राज्य के कानून के अंतर्गत आता है तो उसमें क्षमादान कर सकता है। केंद्र के जो कानून है या फिर सेना के जो कानून है उनमें क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। इस चीज़ को आप हमेशा नोट करना। वो हमेशा आपको ये देगा सेना की जो मार्शल लॉ वगैरह होते हैं उनमें क्या राज्यपाल क्षमा कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता। इस चीज़ को आप हमेशा नोट करना, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्ति है वो किस आर्टिकल में दी गई है? तो आर्टिकल 161 के तहत दी गई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किन मामलों में लागू होती है? जो क्षमादान शक्ति है वो किन मामलों में लागू होगी? वो केवल केंद्रीय कानून में लागू होगी, केवल राज्य कानून में लागू, केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून में, केवल सैन्य कानून में? जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल राज्य के कानून जो बनेंगे तो उन्हीं में आपकी जो है उसकी जो क्षमादान शक्ति है राज्यपाल की वो लागू होती है। दंड माफ़ी देने की शक्ति राज्य में किसके पास होती है? दंड की माफ़ी देने की शक्ति जो होती है, किसी भी दंड के लिए माफ़ी देनी है तो वो किसके पास होगी राज्य में? अगर राज्य के कानून के अनुसार है तो वो किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है, आर्टिकल 161 के तहत। आर्टिकल 162 आता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जो आर्टिकल 162 है उसमें कहा गया है राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ तक है, तो वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसमें तो आर्टिकल 162 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों तक होता है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। हालांकि कुछ मामलों में यह शक्ति जो है केंद्र सरकार के कार्यपालिका शक्ति से सीमित हो सकती है। यानी कि अगर ऐसा हो जाए कि केंद्र और राज्य का कानून दोनों एक साथ टकरा जाए तो वहाँ पे केंद्र का जो कानून है वो लागू होता है। तो इसमें यही बात की गई है आर्टिकल 162 में, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? आर्टिकल 162 में। मैंने अभी बताया आपको जस्ट। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किन विषयों तक विस्तृत रह सकती है? केवल केंद्रीय सूची तक, केवल राज्य सूची तक, उन जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। अगला देखते हैं, केवल समवर्ती सूची पर। देखो, केवल जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है उन विषयों तक, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद जो 162 है उस आर्टिकल 162 किससे संबंधित है? ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति से। देखो, नियुक्ति से संबंधित नहीं है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, विधान परिषद। तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उससे ये संबंधित है आर्टिकल 162। आर्टिकल 163 आता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राज्यपाल को जो सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वो किस आधार पे होता है, उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 163 में। तो आर्टिकल 163 कहता है, 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कौन होगी? मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल को सहायता या सलाह देने के लिए, ठीक है, सहायता या सलाह के लिए। सामान्यतः राज्यपाल अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। सामान्यतः जो राज्यपाल होते हैं वो अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, लेकिन कुछ मामलों में उनके विवेकाधिकार यानी कि उनके खुद के स्वयं के अधिकार होते हैं, यानी कि ठीक है, भी प्राप्त होते हैं, यानी कि वो अपना मत स्वयं उस मत से अपना कार्य कर सकते हैं। उनकी जो शक्तियाँ हैं वो अपने मत के अनुसार भी कर सकते हैं। विवेकाधिकार का मतलब ये होता है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली संस्था कौन है? इसका क्वेश्चन आ जाता है अगला कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली संस्था कौन है? ठीक है, संसद है, मंत्रिपरिषद है, उच्च न्यायालय है, चुनाव आयोग है। तो कौन इसको देगा? राज्य की मंत्रिपरिषद, ठीक है। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसका जो प्रमुख होगा कौन होगा? राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, मुख्य सचिव होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा। राज्य की मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो राय है ही नहीं। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? सहायता और सलाह कौन देगा? मंत्रिपरिषद देगी। और कौन से आर्टिकल के अनुसार देगी? 163 के अनुसार देगी, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आर्टिकल 164 देता है मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है उसके बारे में बताया गया कि आर्टिकल 164 में मंत्रियों की नियुक्ति आप कैसे कर सकते हैं। आर्टिकल 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल
करता है, ठीक है, लेकिन यह मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है, ठीक है। मुख्यमंत्री की अगर सलाह पे जो मुख्यमंत्री जिनका नाम लेंगे उनको जो है वो उस पद के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी कि उनकी इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं और वे सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि आपके जो केंद्र के मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो मंत्री बनेंगे वो राज्यपाल की इच्छा अनुसार रहेंगे। अगर राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह से अगर राज्यपाल चाहेंगे तो उनको हटा भी सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को वो मंत्री पद दे सकते हैं, ठीक है। और वो जो होंगे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, केंद्र में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे जो मंत्री होंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसके जो क्वेश्चन है वो लगा लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा या प्रधानमंत्री? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, संसद या उच्च न्यायालय? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अगला देख लेते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसके बारे में ये बताया आपको, ऑप्शन मिल जाएंगे 4, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा या संसद। तो आपको जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, ठीक है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता जो है उसके बारे में बात की गई है, यानी कि एडवोकेट जो जनरल होता है उसके बारे में बात की है महाधिवक्ता। जैसे कि आपका आर्टिकल 76 में जो आता है आपका केंद्र में आता है, कौन आता है? महान्यायवादी आता है। तो वैसे ही आपका जो महाधिवक्ता आता है वो आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है और ये जो होता है वो राज्य में आता है। ये जो कानून का होता है ना वो सर्वोच्च अधिकारी होता है। ऐसे मान लीजिए आप कानून को जो जितनी भी चीज़ें होंगी कानून से संबंधित कानूनी जो प्रक्रियाएं होंगी वो महाधिवक्ता उसका जो है राज्य में उसका प्रमुख होता है और वैसे ही केंद्र में महान्यायवादी होता है। तो इसमें देख लेते हैं आर्टिकल 165 के अनुसार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और हर एक राज्य का अलग अलग होता है, ठीक है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यानी कि कानूनी, विधि का मतलब होता है कानूनी अधिकारी, ठीक है। कानूनी अधिकारी होता है और वह सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, ठीक है। तो जो कानूनी मामले होते हैं राज्य सरकार के उनमें सलाह देने का काम किसका होता है? जो महान्यायवादी है वो क्या कहते हैं महाधिवक्ता का होता है। महान्यायवादी केंद्र में देता है, केंद्र सरकार को सलाह देता है, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, राज्यपाल करेगा, संसद करेगी। तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, राज्य की सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होगा वो कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा, महाधिवक्ता होगा, मुख्यमंत्री होगा, विधि मंत्री होगा। तो महाधिवक्ता जो होता है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्यपाल की महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 163, 64, 65, 66। तो आपको पता है आर्टिकल 165 के अनुसार महाधिवक्ता का जो प्रावधान है वो किया गया है। अगला देख लेते हैं, बस 2 आर्टिकल और रहेगा, इनको कर लो आप आराम से, फिर उसके बाद में आपको कोई शिकायत इससे नहीं होगी। उसके बाद में जो अगला चैप्टर होगा हमारा विधानमंडल से आएगा वो उससे आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वो भी बहुत अच्छे आर्टिकल में आपको आराम से कंप्लीट हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। आप आराम से अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बस क्लास को दोबारा देख सकता है आराम से, उसको समझ में आराम से आ जाएगा। मेरी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाता हूँ मैं चीज़ों को। अगर आपको कोई दिक्कत दिखाई देती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और इन चीज़ों में सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आर्टिकल 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। जो राज्य सरकार के जो कार्य होते हैं उनका जो संचालन होता है वो आर्टिकल 166 के अनुसार होता है। अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य सरकार के सभी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। राज्य सरकार के सभी कार्य आर्टिकल 166 के अनुसार जो राज्य सरकार के सभी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं सभी कार्य, वैसे ही राज्य में राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों के संचालन के लिए नियम यानी कि रूल्स ऑफ बिजनेस बना सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला बना सकता है, इसके तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच कार्यों का वितरण और संचालन तय किया जाता है, ठीक है। मतलब इसके तहत ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच कार्यों का वितरण और संचालन तय किया जाता है। यह अनुच्छेद राज्य प्रशासन के कार्यों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के जो कार्य होंगे, जो प्रशासन होगा, उनको चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 166, ठीक है। राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? तो आपको पता है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो आपको पता है किसके नाम से किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, राज्य के कार्य हैं। तो राज्य सरकार के कार्यों के संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? जो राज्य सरकार होती है उसके संचालन के लिए जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संसद या उच्च न्यायालय, ठीक है। तो इसके लिए जो नियम बनाएगा उसको चलाने के लिए वो बनाएगा आपका राज्यपाल। आगे देख लेते हैं,
राज्य सरकार के कार्यों के संचालन का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो हमारा पता है जैसे कि हमें आर्टिकल 166 में दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 167 के बारे में बताया गया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री के कर्तव्य जो होते हैं उसके बारे में आर्टिकल 167 में आते हैं। 167 जो आपका आर्टिकल होता है, अनुच्छेद 167, उसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। इस चीज़ को आप याद रखना, डायरेक्ट भी क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री के कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं। जो मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं वो आर्टिकल 167 में आते हैं, और उनके अनुसार जो है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको पता लग जाएगा अभी 167 के अनुसार। ठीक है, राज्य प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देना। ठीक है, राज्य से संबंधित जितने भी, प्रशासन से संबंधित जितने भी निर्णय होते हैं उनकी जानकारी राज्यपाल को देना किसका काम है? मुख्यमंत्री का काम है। आर्टिकल 167 के अनुसार राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करना, मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए निर्णयों को राज्यपाल के सामने प्रस्तुत करना। जो राज्यपाल है उनके द्वारा मांगी गई जो भी जानकारी, अगर राज्यपाल कहें मुख्यमंत्री से मुझे ये जानकारी चाहिए आपकी कार्यपालिका के बारे में, तो मंत्रिपरिषद के बारे में, तो वो अपना जो बताएंगे आके। ठीक है, उनका काम है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को बताएंगे। और जो निर्णय मंत्रिपरिषद लेती है उनके निर्णयों के बारे में भी कौन बताता है? मुख्यमंत्री बताता है। ठीक है, राज्यपाल को। तो इस चीज़ को आप श्योर हो जाओ कि मुख्यमंत्री सारी चीज़ों को बताएगा राज्यपाल को। इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का माध्यम होता है। इसे पुल भी कह सकते हो आप, संचार का माध्यम होता है, क्योंकि वो सारी बातें जो है राज्यपाल को बताता है। इसके क्वेश्चन लगाते हैं, बस लास्ट है ये। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य प्रशासन से संबंधित जानकारी किसे दे? मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य प्रशासन से संबंधित जानकारी किसे दे? मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के प्रशासन की जो जानकारी है वो किसको देगा? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, संसद को। तो राज्यपाल को देता है। अगला देख लेते हैं। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके जो कर्तव्य है उनका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 166, 167, 168, 169। तो अभी आपको जो बताया था मैंने, आर्टिकल 167 के अंतर्गत किया गया है। अगला देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को कौन देता है? मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को कौन देता है? जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ाया, मुख्य सचिव देगा, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या महाधिवक्ता। तो कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा। अभी जो हमारे ये क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी इससे पीछे के आर्टिकल पढ़ने, आप नए बच्चे जुड़ रहे हैं इस क्लास से, तो आपकी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो इसी चैनल पे आपकी प्लेलिस्ट आप जाएंगे तो वहाँ पे 12-13 क्लासें आपकी प्लेलिस्ट में दे दी गई हैं। उसमें सारा कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत अच्छे से उसके सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। आप वहाँ से जाके अपने जो है सारे आर्टिकल देख सकते हैं। एक एक आर्टिकल आपको वहाँ मिल जाएगा। अगर आपको रिवीजन करना है तो बहुत अच्छी क्लास है। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करके जाइए। जिन भी बच्चों ने ये क्लास ली है तो अपनी कमेंट में बता के जाएँ कि उनको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पॉलिटी की कल को। ठीक है।